हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी के जो वीविया क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग 50 क्वेश्चन के अराउंड देख चुके हैं। साथ ही आपको थ्योरी का भी 5-6 क्लास हमने आपको बताए हैं और जहां पर जिसकी ज़रूरत होती है उसको डिटेल्स में बताते भी हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज यहाँ से क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। और जो अभी तक स्टूडेंट क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वैकेंसी आ जाने पर पछताना न पड़े, आपकी तैयारी बेहतर होते चले। 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको क्लास और नोट्स दोनों मिल रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग अभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है और चाह रहे हैं कि हमको इस बार 24 में जॉब ले लेना है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसेप्शन के 15वें दिन और 8वें हफ्ते का अंतर गर्भाशयी विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो कंसेप्शन के जो 15वें दिन और 8वें हफ्ता का जो अंतर होता है उस गर्भाशयी अवस्था को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो अवस्था कहते हैं। किस अवस्था के नाम से जानते हैं, तो एम्ब्रियो अवस्था कहते हैं। भ्रूण अवस्था अलग होती है, ओवम अवस्था अलग होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हालांकि फेस प्रस्तुति का डिनोमिनेटर मतलब कि नोमिनेटर ऊपर और डिनोमिनेटर जो नीचे होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि पूर्णांक वाला आप सेक्शन देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर वाले भाग रहते हैं जैसे ऐसे है, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, नीचे वाले को। तो ये कह रहे हैं फेस की जो प्रस्तुति में डिनोमिनेटर होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मतलब कि मेंटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंटम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमने आपको इसके बारे में बहुत ही बताए थे डिटेल्स में कि किसके द्वारा बताया जाता है। तो मतलब कि एम्बिलिकल वेन कह लीजिए, या यहाँ पर आपका जो नाल का जो रिलेटेड दिया रहता तो वो भी हो जाते, लेकिन एम्बिलिकल वेन के द्वारा भी क्या करता है, भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करते हैं। वही यदि हम बात करें गर्भाशय में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, जब स्त्रियां गर्भ अवस्था धारण करती है तो गर्भाशय में किसके द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पर प्लेसेंटा जो नाल होते हैं वो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकालता है उन्हीं के माध्यम से। लेकिन भ्रूण में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है तो उसको एम्बिलिकल वेन पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास है। मतलब कि भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास क्या है, तो उसका सबसे छोटा जो तिरछा व्यास है वो क्या होता है, तो बाइटेम्पोरल होते हैं। क्या होता है, बाइटेम्पोरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बाइटेम्पोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि भ्रूण रक्त संचार में क्या होते हैं। जब भ्रूण में रक्त का संचार होता है तो उसमें क्या होता है, 2 एम्बिलिकल, 2 वेन और 2 एम्बिलिकल आर्टरी होते हैं। अभी हमने देखे थे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन पहुंचाते हैं, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने देखे थे कि एम्बिलिकल वेन के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि भ्रूण रक्त संचारण में क्या होता है, मतलब जब भ्रूण का रक्त संचरण होता है तो उसमें क्या होते हैं, ये आपसे पूछे जा रहा है। तो मतलब कि उसमें एक एम्बिलिकल वेन होते हैं,
2 अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, खोजिए कहाँ पर है। एक अम्बिलिकल, तो एक अम्बिलिकल दोनों में है, एक अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, तो ये हो जाएगा। मतलब कि जब भ्रूण रक्त संचरण होता है तो मतलब उसमें एक अम्बिलिकल वेन होते हैं और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भ्रूण की कपाल पर साइटिजल, कोरोनल तथा फंडस सूचर के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के कपाल पर जो सैजिटल और कोरोनल का जो फंडस मिलते हैं तो उस स्थान को क्या नाम दिया जाता है? तो उसको अग्रफेंटेनल के नाम से जाना जाता है। एक पस फेंटेनल होता है, अगला पिछला जिसको पिछला फंटेनल कहते हैं, एक अग्र फंटेनल होता है अगले वाले भाग को। और ये हमने फिगर में बताए हुए थे फंटेनल कहाँ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अग्र फेंटेनल। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। कह रहा है कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैम्ब्रेटिक व्यास होता है। जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैम्ब्रेटिक का व्यास कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो उसका व्यास कितना होता है? तो 9.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है कि मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? तो मासिक धर्म की जो प्रसरण होते हैं वो किस हार्मोन से होते हैं? किस हार्मोन का उस पर नियंत्रण रहता है या कि कौन उत्तरदायित्व होता है? कौन सा हार्मोन? तो ये कौन सा होता है? एस्ट्रोजोनल। कौन सा होता है? एस्ट्रोजोनल। प्रोस्टोजोनल इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं होता, सिर्फ एस्ट्रोजोनल होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भ अवस्था में बना रहता है। गर्भ अवस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भ अवस्था के दौरान, जब तक गर्भ धारण किए रहते हैं तब तक वह चिन्ह बना रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये आपसे मेनली पूछा जा रहा है। उसको मतलब ये गर्भ अवस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भ अवस्था में बना रहता है वह क्या कहलाता है? तो मासिक धर्म न होना। क्योंकि जब भी कोई स्त्रियाँ गर्भ अवस्था धारण करती है तो मासिक धर्म नहीं होती है। और वैसे कितने दिन पर जनरली मासिक धर्म होती है? तो 28 दिन पर, मतलब 1 महीना पर मासिक धर्म होती है। लेकिन जब गर्भ अवस्था धारण करती है तो मासिक धर्म नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरी गर्भावस्था धारण के दौरान मासिक धर्म नहीं होती है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई हो और एक जीवित शिशु को जन्म देता है। मतलब कि एक बार गर्भवती हुई है और एक जीवित शिशु, क्योंकि शिशु तो मृत्यु भी हो जाते हैं जब मतलब कि जन्म लेते हैं, लेकिन जब जीवित शिशु का जन्म देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है उस नेम को क्या कहा जाता है? ये मेनली आपसे पूछ रहा है। उस नेम को क्या कहा जाता है? प्राइमी पैरा। क्या कहा जाता है? प्राइमी पैरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा होता है? गर्भ अवस्था मतलब कि गर्भ धारण किया है या नहीं हुए हैं, तो और ये कैसे गर्भ धारण होते हैं ये हमने फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया में हमने आपको बताए थे कल के क्लास में भी, कि जब मादा का जो पुरुष का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, वो मादा में इंटर करते हैं वजीना के माध्यम से और वो अंडाशय में जाते हैं और अंडा को निषेचित करते हैं। इसके बाद दोनों का युग्म बनते हैं और इससे क्या हो जाए, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिससे गर्भधारण होते हैं। तो कह रहा है कि गर्भधारण के निदान मतलब कि निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट क्या माना जाता है? तो इसके निदान का जो सबसे विश्वसनीय टेस्ट है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी। ये प्रो मैक्स लेवल का, इसमें कह सकते हैं एक्सरे
की तरह ही होता है इसमें, लेकिन अल्ट्रा रे होते हैं उस पर ये वर्क करता है। तो ये मतलब क्या कहा जाता है उस विश्वसनीय टेस्ट को, तो अल्ट्रासोनिक एक्सरे, मतलब विश्वसनीय मतलब जो इस टेस्ट में आएगा वो होंगे। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे टेस्ट में गलत भी हो जाते हैं, एक बार कहीं किसी के पास का जांच करवाता है तो कुछ और आता है, किसी के पास करवाता है तो कुछ और आता है, लेकिन इस टेस्ट के माध्यम से करने पर मतलब कि विश्वसनीय यह टेस्ट माना जाता है। हालांकि गर्भ अवस्था का वह दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितना लौह तत्व लेना चाहिए, मतलब कि जब गर्भ धारण करती है स्त्रियाँ तो उसको कितना लौह युक्त तत्व लेना चाहिए, मतलब आयरन से युक्त तत्व कितनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें आयरन का उसका लॉस होते हैं। तो प्रतिदिन उसको 40 मिलीग्राम तक का लौह की आवश्यकता पड़ती है, लौह युक्त तत्व लेने की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि शुरुआती गर्भ अवस्था का निरीक्षण किस तिमाही में प्रारंभ किया जाता है, तो शुरुआती गर्भ अवस्था का जो निरीक्षण है वो किस तिमाही में प्रारंभ होता है, तो ये आपका प्रथम तिमाही में ही प्रारंभ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब शुरू होता है, तो प्रथम तिमाही में यह आरंभ होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, यदि स्त्री के गर्भाशय की ऊंचाई गर्भ अवस्था के तिथि की सामान्य अवस्था से, स्त्री की जो गर्भाशय की ऊंचाई है वह गर्भ अवस्था की तिथि से समान अवस्था से कम है, तो स्त्री को उसमें क्या है, मतलब कि इस स्थिति में स्त्री को उस क्या समझ सकते हैं, उसको क्या चीज़ से वो पीड़ित है, तो वो मतलब उसमें क्या है, तो UGCR है, क्या है, IUGR, क्या है, IUGR उसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हालांकि नीगेल नियम का प्रयोग, नीगेल एक नियम दिया था जिससे कि स्त्री का ये मतलब कि किस तरीके से EDD बताया जाता है, इस तरीके का प्रयोग के लिए उन्होंने एक नियम दिया था। कह रहा है कि नीगेल नियम का प्रयोग कर उस स्त्री का EDD बताइए जिसका LPM 3 दिसंबर 2013 है। तो ये मतलब कि GK टाइप क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि किस दिसंबर 2013 को मतलब कब बताया गया था, तो ये 10 सितंबर 2014 को ये बताया गया था। अगला है कि भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण कौन नहीं है, भ्रामक प्रसव पीड़ा, जब पीड़ा अधिक होता है प्रसव के दौरान, उसमें से कौन सा ये लक्षण नहीं है, सर्विक्स का विस्तार पर प्रभाव न पड़ना, या हल्का पीड़ा जो कि निचले उदर भाग में होता है, प्रसव के पीड़ा जो ज़्यादा पीड़ा होने लगती है प्रसव के दौरान, तो इसमें से कौन सा उसका लक्षण नहीं है, ये आपसे पूछे जा रहा है। निरंतर एवं असंबंधित गर्भाशय में तनाव आ जाना, या एनीमा देने पर पीड़ा कम न होना, एनीमा यदि दिया जाता है फिर भी उसका पीड़ा कम नहीं होता है, तो मतलब कि कौन सा ऐसा लक्षण इसका नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि एनीमा दे, अगर भ्रामक पीड़ा का लक्षण है तो वो एनीमा देने पर भी यदि कम नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें भ्रामक प्रसव की लक्षण है, मतलब कि भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो अपरा द्वारा जो स्रावित हार्मोन नहीं है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब मतलब कि हार्मोन है, इसमें कि टेस्टोस्टेरोन जो एस्ट्रोन है ऐसा हार्मोन है जो स्रावित मतलब कि अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव का चिन्ह है, तो इनमें से कौन वास्तविक प्रसव का चिन्ह है ये आपसे पूछ रहा है, तो उसका कौन सा चिन्ह है, तो सो क्या है, एक वास्तविक प्रसव का चिन्ह है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम लोग आज 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे, कल से क्वेश्चन बढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे। कह रहा है कि डोपलर द्वारा, डोपलर एक नियम दिया गया था, डोपलर के द्वारा बहुत सारा नियम दिया गया है। कह रहा है डोपलर द्वारा
भ्रूण की हृदय गति दर किस हफ्ते में सुनाई देना शुरू हो जाता है। डॉपलर ने जो कहा था कि मतलब कि जो कि भ्रूण की जो हृदय दर है वह किस हफ्ते से सुनाई देने लगती है। गर्भावस्था के धारण के बाद की बात है। तो ये मतलब 8वें हफ्ते से सुनाई देने शुरू हो जाता है। कब से? तो 8वें हफ्ते से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रसव प्रारंभ होने तथा सर्विक्स के 5 सेंटीमीटर विस्तारण होने की अवस्था है। मतलब कि प्रसव का प्रारंभ होने तथा सर्विक्स के 5 सेंटीमीटर विस्तारण होने की अवस्था क्या कहलाती है? तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको सक्रिय अवस्था कहते हैं, एक्टिव मतलब मोड कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सक्रिय अवस्था। मतलब कि जब सर्विक्स का 5 सेंटीमीटर विस्तार हो गया तो समझिए वह सक्रिय अवस्था, एक्टिव मोड में आ गया, मतलब कि सक्रिय अवस्था में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह है? मतलब कि गर्भ अवस्था में जब योनि का जो म्यूकोसा होता है उसका रंग नीला हो जाता है तो वह कौन सा चिन्ह माना जाता है? मेड्यूला, उसको क्या कहा, कौन सा चिन्ह कहते हैं? गुडेला चिन्ह या हाइगर चिन्ह या चाडविक चिन्ह या जैक्यूमर चिन्ह? तो उस चिन्ह को क्या कहा जाता है? उस चिन्ह को चैडविक चिन्ह कहा जाता है। चैडविक के द्वारा बताया गया था, तो इसी चिन्ह को क्या, उसका उसी के नाम पर उसको रख दिया गया है। उसको क्या कहा जाता है? चैडविक चिन्ह। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट वो चीज़ खोजते हैं तो वो अक्सर वो चीज़ अपने नाम पर ही रख लेते हैं। तो चैडविक के द्वारा इनका पता लगाया गया था, तो इसको चैडविक चिन्ह भी कहा जाता है। हालांकि वास्तविक प्रसव की एक विशेषता है। वास्तविक प्रसव की क्या विशेषता है? तो वास्तविक प्रसव की विशेषता है कि मतलब कि पीड़ा कमर के नीचे होती है और जो उदर एवं जांघ तक फैल जाती है। मतलब कि कमर से नीचे होते हैं और उदर मतलब पेट से लेकर जांघ तक ये फैल जाती है। ये मतलब कि वास्तविक प्रसव की एक पीड़ा होती है। ठीक है, यदि पीड़ा कमर के नीचे हो रही है जो कि धीरे धीरे मतलब कि स्टार्ट अगर पूछिएगा पेशेंट से, अगर बताएगा कि कमर के नीचे स्टार्ट हुआ था उसके बाद धीरे धीरे जांघों में, कमर और उदर में भी फैल मतलब कि होने लगा है, तो समझिए वो वास्तविक पीड़ा मतलब कि वास्तविक प्रसव की पीड़ा है। हालांकि कीगल व्यायाम का गर्भावस्था में करने से यह क्या होता, मतलब कि कीगल व्यायाम को गर्भावस्था में करने से क्या लाभ होता है? भ्रूण रक्त संचरण को बढ़ाता है या पीठ दर्द से आराम दिलाता है या पेरिनियल पेशियों को मजबूती प्रदान करता है या उदरीय पेशियों को मजबूती प्रदान करता है? तो ये क्या करता है? तो ये आपका मतलब कि पेरिनियल पेशियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन? कीगल व्यायाम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भ अवस्था के पहले के वजन से कितना कम हो जाता है? ये हमने आपको बताया थी कि एवरेज 12 से 13 केजी डिलीवरी में मतलब कि गर्भ धारण करने पर स्त्रियों का वजन बढ़ जाता है, तो घटेगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भ अवस्था से पहले के वजन से कितना कम होता है? कितना कम होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कितना कम हो जाता है? तो 12 मतलब या तो 11 केजी रहेगा तो 11 केजी दे दीजिएगा। 11 से 12 केजी के बीच में होता है, या 12 रहेगा तो 12। लेकिन आपसे पूछेगा कितना महीने में कम हो जाता है, तो ये आपको 6 महीना। कितना? 6 महीना। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव की द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है? द्वितीय अवस्था का प्रसव का चिन्ह इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला है कि प्रसूति भाग में पेरिनियम आना या शिशु का जन्म या बेरिंग ओराउन पीड़ा का आभास या योनि से रक्त की धारा बहना। तो मतलब कि प्रसव की द्वितीय अवस्था का जो चिन्ह नहीं है, ये सब ऊपर वाला तीनों द्वितीय अवस्था का ही चिन्ह है। ठीक है, लेकिन ये इसका चिन्ह नहीं है।
और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं है, मतलब कि योनि से रक्त की धारा नहीं बहती है दूसरे प्रसव की अवस्था में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मतलब जब गर्भ धारण करते हैं तो मासिक धर्म भी रुक जाता है। अगला है कि स्तनपान करने वाली माँ की प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता है। जो स्तनपान मतलब आप लोग जानते होंगे, जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं और माँ जो बच्चों को दूध पिलाते हैं तो उसको स्तनपान बोलते हैं। तो स्तनपान कराने वाली शिशु को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कैलोरी लॉस होती है दूध पिलाने पर। तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप लोग गांव घर में जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उस माँ से कहते हैं कि अब इसको दूध पिलाना बंद करिए, क्योंकि वो माँ के अंदर से कैलोरी खींचते रहता है, उसके अंदर से कैलोरी मतलब उसके शरीर से कैलोरी जाते रहता है, इसलिए कहता है कि अब मत पिलाइए बच्चे को दूध। तो वही रीज़न है। तो स्तनपान करने वाली माँ को प्रतिदिन कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है, तो प्रतिदिन 2600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितना, तो 2600 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है, आज हम लोग इतने सारे क्वेश्चन देखें, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन से कंटिन्यू 50 क्वेश्चन एक दिन में करने की कोशिश करेंगे। और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।